अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है एड्रेसिंग मोड। अब इस लेक्चर में पहला टॉपिक है डेटा डिक्लेरेशन। डेटा डिक्लेरेशन हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि किस तरह डेटा को असेंबली लैंग्वेज में डिक्लेयर किया जाता है। हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था। सबसे पहले हम ऑपरेशन लिखते हैं, फिर डेस्टिनेशन, फिर सोर्स। ऑपरेशन में हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि मूव या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर कोई लॉजिक ऑपरेशन भी हो सकता है, एंड और नॉट वगैरह। फिर डेस्टिनेशन में हमारे पास कोई ना कोई रजिस्टर होता है जिसके अंदर हमने कोई ना कोई सोर्स के वैल्यू को मूव करना होता है। उसके बाद फिर सोर्स में हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमेशा सोर्स की वैल्यू जो है वो डेस्टिनेशन में स्टोर होती है। ये भी हमने पढ़ा था। अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखें किस तरह डेटा को डिक्लेयर किया जाता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं कि किस टाइप के डेटा हम वेरिएबल को असाइन करने जा रहे हैं। फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिसका नाम हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। फिर हम उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। इससे हम डेटा को हाई लेवल के अंदर इनिशियलाइज़ करते हैं। अब इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है कि असेंबली लैंग्वेज में कोई भी सोर्स वैल्यू होगी, वो डायरेक्टली मेमोरी के अंदर जाके उस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो वो सोर्स वैल्यू जो है वो वेरिएबल को असाइन होगी, वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो हमने खुद इसको वेरिएबल को क्रिएट किया था। तो मेन इन दोनों में ये डिफ़रेंस है कि असेंबली लैंग्वेज में ज़्यादा काम जो है वो रजिस्टर्स के अंदर हो रहा था, वो मेमोरी के अंदर हो रहा था फिज़िकली। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये नियर टू मशीन है, इसलिए यहाँ पे जितना भी काम होगा वो नियर टू मशीन होगा। हम तो जस्ट इसके नामोनिक समझते हैं, जैसे कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये नामोनिक्स होती हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो हम पढ़ते हैं। बाकी इसका जितना भी काम होता है वो नियर टू मशीन हो रहा था, वो रजिस्टर से अंदर ही हो रहा होता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद देखें कि ऑपकोड क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ऑपकोड होता है सोर्स कोड का अलग से, डेस्टिनेशन कोड का अलग से। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम सोर्स कोड की वैल्यू को रन करते हैं, इसका ये डायरेक्ट वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती। जैसे यहाँ 5 है, 5 का 5 डायरेक्ट मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा, बल्कि ये कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर। ये 5 जो है हेक्साडेसिमल में 0050 होता है, इसलिए जब ये रन होगा तो ये मेमोरी के अंदर हेक्साडेसिमल नोटेशन के फॉर्म में स्टोर होता है। साथ हमारे पास होती है डेस्टिनेशन का ऑपकोड। अब अगर हम कोई भी वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर, तो जब भी हमने AX रजिस्टर के अंदर मूव करना कोई सोर्स वैल्यू, तो उसका इस रजिस्टर का आउटपुट होगा B8। लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू मूव करें BX के अंदर, यानी कि बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर, तो उसका आउटपुट होगा BB, जो हमने पढ़ा था पहले। तो इस तरह आउटपुट जो है वो जनरेट किया रहता है। सबसे पहले आउटपुट होता है हमारे पास रजिस्टर का, फिर साथ उस सोर्स वैल्यू का, और वो वैल्यू हमेशा हेक्साडेसिमल में स्टोर होगी। उसके बाद देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग जस्ट द इमीडिएट ऑपरेंड टाइप इज़ डिफ़िकल्ट। यानी कि यहाँ पे देखें जब भी कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को, इस स्टेटमेंट को रन करेगा, तो सबसे पहले वो देखेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है। फिर इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद वो जाएगा कि किस रजिस्टर के अंदर वैल्यू को मूव किया जा रहा है। उस रजिस्टर को जब भी वो रन करेगा, उसका फ़ौरन मेमोरी के अंदर ऑपकोड जनरेट करेगा। उसके ऑपकोड जनरेट करने के बाद वो सोर्स वैल्यू को रन करेगा, और इस वैल्यू को इस रजिस्टर के अंदर जैसे ही वो मूव करेगा, तो इसका ऑपकोड जनरेट कर देगा हेक्साडेसिमल की नोटेशन में। यानी कि जब जैसे ही रजिस्टर का ऑपकोड जनरेट होता है, उसके इमीडिएटली फ़ौरन बाद सोर्स कोड का ऑपकोड जनरेट होता है। ठीक है? इसीलिए हम इस वैल्यू को कहते हैं इमीडिएट ऑपरेंड। ये जो वैल्यू होती है ये ऑपरेंड होते हैं जिस पे ऑपरेशन किया जा रहा होता है। इस पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया जा रहा है। अब इस पे ऑपरेशन क्या परफ़ॉर्म किया जा रहा है? मूव का। इस वैल्यू को मूव किया जा रहा है इस रजिस्टर के अंदर। ठीक है? तो इसको हम इमीडिएट ऑपरेंड भी कहते हैं, इस 5 को। अब उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रोग्राम को सिर्फ इमीडिएट ऑपरेंड इस्तेमाल करते हुए जब हम लिखते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है। अब नीचे देखें यहाँ पे, टू डिक्लेयर अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम एज़ होल्डिंग डेटा इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जब भी हमने किसी भी असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई भी डेटा, किसी भी प्रोग्राम के का कोई पार्ट जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसका कोई भी पार्ट जो है वो जब हम डिक्लेयर करेंगे, तो हम वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं उसके बगैर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इस सारी वैल्यू को। कर सकते हैं अगर हम कोई स्पेशल असेंबली डायरेक्टिव इस्तेमाल करें। ठीक है? अब हम यहाँ पे 2 तरह के डायरेक्टिव, असेंबली डायरेक्टिव पढ़ेंगे।
अब ये असेंबलर डायरेक्टिव हम क्यों यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हम ये इंस्ट्रक्शन ना यूज़ करें। यानी कि हम इंस्ट्रक्शन की बजाय हम यहाँ पे असेंबलर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 2 तरह के असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं, एक होता है डीबी और दूसरा होता है डीडब्ल्यू। अब डीबी का मतलब क्या होता है, डिफाइन बाइट, जबकि डीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफाइन वर्ड। अब डिफाइन बाइट का क्या मतलब है कि ये जो है इसकी क्या स्टोरेज होगी, इसकी विड्थ होगी 8 बिट, जबकि डिफाइन वर्ड का मतलब है कि इसमें 2 बाइट इसकी विड्थ होगी इस असेंबलर डायरेक्टिव की। अब असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो स्पेशल और बेसिक असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो भी मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह जो हम करते हैं, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ असेंबलर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे। अब इसका काम क्या होता है, जब भी कंपाइलर इस असेंबलर डायरेक्टिव को रन करता है असेंबलर के अंदर, तो क्या करेगा, ये मेमोरी के अंदर जाके एलोकेट करेगा 1 बाइट का सेल। यानी कि वो सेल जिसके अंदर 1 बाइट होगा, डिफाइन बाइट करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो ये मेमोरी के अंदर जाके 1 बाइट वाले सेल को एलोकेट करेगा। अब उस सेल के अंदर फिर ये वैल्यू को मूव कर देगा, उसके अंदर स्टोर कर देगा। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम असेंबलर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई वैल्यू यूज़ करते हैं, और वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब डीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफाइन वर्ड। यानी कि जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रन करेगा तो क्या करेगा, जैसे ही वो डीडब्ल्यू को रन करेगा, फ़ौरन वो मेमोरी के अंदर जाके 2 बाइट के सेल को क्या करेगा, एलोकेट करेगा और उस सेल के अंदर भी इस 16 को स्टोर करेगा। तो ये असेंबली डायरेक्टिव का काम होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट की जा रही होती है। अगर हमने 1 बाइट की कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम उसको डिफाइन बाइट के अंदर करेंगे। अगर 2 बाइट की करनी है तो डिफाइन वर्ड के अंदर करेंगे। ठीक है? तो जब इसको रन करेंगे तो कंपाइलर डिफाइन बाइट को जब रन करेगा तो ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट की मेमोरी को एलोकेट करेगा। जबकि जब इसको रन करेगा डिफाइन वर्ड को, तो वो मेमोरी के अंदर जाके जो है वो 2 बाइट सेल को एलोकेट करेगा और उसका उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो ये होते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। अब इस असेंबलर डायरेक्टिव की ख़ास बात ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कितने भी बाइट का वैल्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्टोरेज को एलोकेट करके उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ये एज़ अ वेरिएबल काम कर रहा होता है। यानी कि हम जो है वो स्टोरेज अपनी मर्ज़ी से एलोकेट करेंगे और उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को जो है वो स्टोर करेंगे। लेकिन जब हम अ अगर हम किसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू को मूव करते हैं तो उस रजिस्टर की एक ख़ास विड्थ होती है, ख़ास उसकी जो है वो बिट्स होती हैं। जैसे कि कोई 16 बिट का होता है, कोई 8 बिट का, तो वो एक प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमने कोई अपनी मर्ज़ी से कोई 2 बाइट का अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका असेंबली डायरेक्टिव लिखेंगे। लेकिन जब डायरेक्टिव लिखेंगे तो ये मेमोरी में जाके उसी जितने बाइट का हमने वैल्यू दी है, उसके मुताबिक ही वो उस उतनी मेमोरी को एलोकेट करेगा और उस सेल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे देखें, हम असेंबली डायरेक्टिव के साथ हम वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं। यानी कि जब भी हमने इसके साथ वेरिएबल का नेम लिखना है, हम कोलन साथ लगाएँगे, ठीक है? अब ये वेरिएबल का नेम हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। कोई भी नेम यहाँ पे हो सकता है। नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 1, नंबर 2। अब इसका मतलब क्या है कि इस नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है वो 23 चली गई है। यानी कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए हमने 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट की है, जिसके अंदर हमने 23 स्टोर किया हुआ है। जबकि दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है नंबर 2 का, जो हमने 2 बाइट का बनाया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमने 12 स्टोर करना है। 12 स्टोर करने के लिए हमने मेमोरी के अंदर 2 बाइट का सेल एलोकेट किया है और उस सेल के अंदर हमने 12 रखा हुआ है। यानी कि एक वेरिएबल हमारे पास ये है जिसके अंदर 23 स्टोर किया हुआ है। एक वेरिएबल हमारे पास ये है नंबर 2, जिसके अंदर हमने 12 स्टोर किया हुआ है। तो ये इस तरह काम कर रहा होता है जिस तरह हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बनाए होते हैं। ठीक है? जैसे कि वेरिएबल्स को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यहाँ पे देखें नाम देते हैं, फिर उसको हम वैल्यू देते हैं। इसी तरह हम बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे
असेंबली डायरेक्टिव यूज़ करेंगे और उसको हमने वेरिएबल का नाम दे देना है, ठीक है। तो असेंबली डायरेक्टिव का ये काम है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो स्टोरेज एलोकेट करते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और उसको एक वेरिएबल का नाम असाइन कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम इसको किसी भी कोड के अंदर यूज़ करेंगे ना, तो हम इस वेरिएबल के नाम को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट वैल्यू को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। समझ आ गई? अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि डिफाइन वर्ड जो है ये 16 बिट का होता है, डिफाइन बाइट जो है वो 8 बिट का होता है। यानी कि डिफाइन बाइट से हम 8 बिट की मेमोरी एलोकेट करेंगे मेमोरी के अंदर और डिफाइंड वर्ड का 2 बाइट का सेट हम एलोकेट करेंगे मेमोरी के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं उतनी ही स्टोरेज के अंदर जितनी हम चाहते हैं। उतनी ही स्टोरेज हम जो है वो एलोकेट करते हैं इन असेंबली डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है? अब ये कोड को हम समझेंगे। अब बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल गई होंगी क्योंकि हमने ये कोड चैप्टर 1 में भी कुछ समझा था हमने, कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, मूव की, ऐड की, तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम ख़ास चीज़ जो पढ़ने लगे हैं वो ये है असेंबली डायरेक्टिव के बारे में, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन किया है, वही यहाँ पे हम कोड में हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जब भी हमने असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो वो वेरिएबल के बिल्कुल लास्ट में हम एंड पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? या तो इसको सबसे पहले डिक्लेयर करना है, फिर हम जंप के इंस्ट्रक्शन यूज़ करके इस कोड को रन कर सकते हैं या फिर सबसे एंड पे यूज़ करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, जिसको हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नाम दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। हमेशा वेरिएबल को हम कोलन से एंड करते हैं, ठीक है? अब पहला वेरिएबल जैसे नंबर 1 के अंदर हमने जो असेंबली डायरेक्टिव यूज़ किया है वो डिफाइन वर्ड किया है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 5 की है। यानी ये जो 5 है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर है 2 बाइट सेल के अंदर, ठीक है? यानी कि डिफाइन वर्ड का मतलब ये कि असेंबलर ने क्या किया है मेमोरी एलोकेट की है मेमोरी के अंदर 2 बाइट की और उस 2 बाइट सेल के अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर कर दिया है। इसी तरह जो है यहाँ पे वेरिएबल 2 है, इसके अंदर हमने असेंबली डायरेक्टिव जो है वो फिर से डिफाइन वर्ड यूज़ किया है। अब इसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर की है। इसी तरह हमने वेरिएबल 3 में 15 वैल्यू स्टोर की है और वेरिएबल 4 में हमने 0 वैल्यू स्टोर की है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? अब जब भी हमने इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है ना, तो हम इनके वेरिएबल के नेम के ज़रिए एक्सेस करेंगे, हम इंटरैक्टिव वैल्यूज़ को नहीं एक्सेस करते, ठीक है? तो ये वेरिएबल का फ़ायदा होता है कि हम इनके नेम आगे यूज़ करते हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर यूजिंग मेमोरी वेरिएबल। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है, मेमोरी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले वही प्री डिफाइन जो स्टेटमेंट जो हम अक्सर लिखते हैं, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि हाँ, लिखना लाज़मी होता है असेंबली कोड को लिखने से पहले। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कोड। ये हमारे पास कॉमेंट्स होते हैं जो सेमीकोलन उन्होंने लिखे होते हैं, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और यहाँ पे देखें ये हमारे पास डेस्टिनेशन है AX, ये हमारे पास सोर्स कोड है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है, वो रियल वैल्यू नहीं होती, वो उस वैल्यू का एड्रेस होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 वैल्यू क्या है यहाँ पे? नीचे देखेंगे हम लोग, नंबर 1 वेरिएबल का नाम हमने यूज़ किया हुआ है। इस वेरिएबल में हमने कितनी वैल्यू स्टोर की थी? 5, यानी कि यहाँ पे 5 का एड्रेस जाएगा। इस नंबर 1 में 5 का एड्रेस जाएगा, ये एड्रेस स्टोर होगा एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर। पहली स्टेटमेंट ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट ये पे देखें, अब हम नंबर 2 यानी कि नंबर 2 पे हमने कौन-सी वैल्यू स्टोर की थी? यहाँ पे देखेंगे नंबर 2 वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू स्टोर की थी। अब यहाँ पे 10 वैल्यू का एड्रेस जाएगा, 10 वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज़ की है। 10 वैल्यू का एड्रेस जाएगा बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर। उसके बाद देखें, ऐड किया जा रहा है सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन की वैल्यू के अंदर। सोर्स की वैल्यू अब BX के अंदर क्या था? वेरिएबल 2 यानी कि 10 का एड्रेस था और AX के अंदर क्या था? वेरिएबल 1 यानी कि 5 का एड्रेस। अब इस 10 के एड्रेस को हम इस 5 के एड्रेस के अंदर ऐड कर देंगे और ये ऐड होने के बाद इस डेस्टिनेशन यानी कि इस AX रजिस्टर के अंदर ही स्टोर रहेगा। उसके बाद देखें, फिर वेरिएबल 3 को इस्तेमाल किया। वेरिएबल 3 की वैल्यू क्या है? 15, यहाँ पे हमने एलोकेट की थी 15।
अब ये 15 जाएगी BX रजिस्टर के अंदर, सॉरी 15 वैल्यू नहीं जाएगी, उस वैल्यू का एड्रेस जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस 15 का एड्रेस इस रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे हम लोग। मूव करने के बाद फिर से वही जो हमारे पास BX की वैल्यू थी, यानी कि जो अभी हमने सोर्स कोड की वैल्यू इसके अंदर जो हमने स्टोर की है BX रजिस्टर के अंदर, 15 का एड्रेस हमने इसको दिया है, 15 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा AX के अंदर जो एड्रेस है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आया था AX का एड्रेस टोटल 15 आया था। अब इसका भी 15 है। अब के एड्रेस को हम इस रजिस्टर के एड्रेस के अंदर ऐड करके इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो टोटल AX रजिस्टर के अंदर जो अब एड्रेस हो गया है, वो हो गया है 30। समझ आ गई? यानी कि एड्रेस अब जमा करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा ना ऐड करने के बाद, वो इस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं, उनके एड्रेसेस को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को नहीं ले रहे, इन वैल्यूज़ के एड्रेसेस को हम मूव और ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें AX, अब AX के अंदर यहाँ पे ऐड होने के बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे एड्रेस ऐड होने के बाद यहाँ पे स्टोर हुआ था, वो एड्रेस अब जाएगा इस नंबर 4 वेरिएबल में क्या था स्टोर 0। अब 0 का जो एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर हम इस AX के एड्रेस को मूव कर देंगे। समझ आ गई? यानी कि 0 था, 0 ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि हम 0 के एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है? 0 के एड्रेस के अंदर हम AX के एड्रेस को मूव कर देंगे। मूव करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्राम एंड टर्मिनेट हो गया। प्रोग्राम टर्मिनेट के लिए भी हम यहाँ पे जो प्री डिफाइंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो करेंगे। तो ये होता है असेंबली इंटरैक्टिव का काम। उसके फ़ायदे क्या हैं कि हम उसको वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, फिर हम उन वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो अगर ब्रैकेट होंगी तो उसका मतलब है कि उसके एड्रेस को हम मूव और ऐड कर रहे हैं। आई होप सो कि इस प्रोग्राम की आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखें ऑफसेट और ऑपकोड मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि क्या होता है। ऑफसेट तब जनरेट होता है जब हम किसी भी कोड को असेंबलर के अंदर रन करते हैं, ठीक है? जब हम किसी भी कोड को, अभी हमारे पास क्या है कोड, ये कोड वही है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है? वही कोड दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखिए सेम वही वैल्यूज़, वही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, डिक्लेयर किया हुआ है वही वेरिएबल्स को और वही वेरिएबल्स को हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है। यानी जब भी असेंबलर इस वैल्यू को रन करेगा, रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट होगा, उस आउटपुट में हमारा हर स्टेटमेंट का साथ में उसका ऑफसेट होगा और साथ में उसका ऑपकोड होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू AX रजिस्टर के अंदर मूव होती है तो उसका ऑपकोड B8 होता है। लेकिन यहाँ पे A1 कैसे आ गया? वो इसीलिए आया क्योंकि हम यहाँ पे किसी वेरिएबल का एड्रेस उसको मूव कर रहे हैं। कोई हम रियल वैल्यूज़ को मूव नहीं कर रहे, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू या एड्रेस मूव करते हैं AX रजिस्टर के अंदर, तो उसका एड्रेस B8 नहीं होता, उसका एड्रेस चेंज होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये देखें फिर आपको समझ आएगी। जब सबसे पहले असेंबलर ने इसको रन किया ना, जो हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, जब उसने इस कोड को रन किया तो उसने देखा कि कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो उसने हर स्टेटमेंट यानी कि हर वेरिएबल का पहले ऑफसेट जनरेट किया, फिर उसका ऑपकोड जनरेट किया। अब यहाँ पे देखें नंबर 1 वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 बाइट की 5 वैल्यू स्टोर की थी हमने मेमोरी के अंदर। यानी कि 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट की, उसके अंदर 5 हमने स्टोर किया था इस वेरिएबल 1 के अंदर। अब ये जो इसके अंदर 5 स्टोर किया है, 5 का अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो वो 0058 बनता है, ठीक है? इसी तरह जब दूसरा वेरिएबल रन होगा असेंबलर के अंदर, तो दूसरे वेरिएबल में क्योंकि 10 वैल्यू है, तो ये रन होने के बाद 10 वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि हर वैल्यू रन होने के बाद वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में चली जाती है। तो 10 हेक्साडेसिमल में 00A0 होता है, ठीक है? इसी तरह 15 हेक्साडेसिमल के अंदर 00F0 होता है और O हेक्साडेसिमल के अंदर OO होता है हेक्साडेसिमल के अंदर। इसी तरह इनके साथ ऑफसेट जनरेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपको समझ आएगी कि हमने इसके ऑपकोड कैसे जनरेट किए। जी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देना है और ये उस वैल्यू का ऑपकोड होगा। लेकिन उसका ऑफसेट कैसे जनरेट होगा? अब ऑफसेट की जो भी इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस, ये जो है ना ये ऑफसेट, ये एड्रेस जनरेट करता है असेंबलर जब उसको कोड को रन करता है, ठीक है? तो ये असेंबलर के अंदर ये एड्रेस जनरेट किए जाते हैं।
जब उसने इस कोड को रन किया, इसका उसने एड्रेस जनरेट किया 17, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि डिफाइन वर्ड यानी कि जब कंपाइलर मेमोरी के अंदर इस असेंबलर डायरेक्टिव की स्टोरेज एलोकेट करेगा तो वो 2 बाइट की करेगा। लेकिन 2 बाइट का 1 सेल नहीं होगा, 2 बाइट के 2 सेल होंगे, ठीक है? क्योंकि मेमोरी के अंदर हर सेल की ज़्यादातर वैल्यू जो है वो 1 बाइट की होती है, ठीक है? जिसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर होता है। लेकिन जब हम वर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कोई ना कोई वर्ड स्टोर करते हैं जो कि वर्ड के लिए हमेशा 2 बाइट जो है वो मेमोरी लेता है वर्ड जो है। कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है, वर्ड जो है वो 2 बाइट की लेता है। लेकिन जब हमने वर्ड के लिए हमने मेमोरी एलोकेट की, तो मेमोरी के अंदर हमने 2 कंसेक्यूटिव 1 बाइट के सेल हमने जो है वो एलोकेट किए हैं। यानी कि 2 बिल्कुल साथ-साथ जो सेल जुड़े होंगे, वो हमने एलोकेट किए हैं जब हमने इस असेंबली डायरेक्टिव को रन किया है, ठीक है? तो उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। समझ आ गई? अब यहाँ पे इनिशियल इसका एड्रेस उन्होंने जो 17 दिया है, अब 17 के बाद अगर हम 2 के बाद आगे जाएँगे हम लोग एड्रेस में तो 19 होगा। यानी कि 2 हमने क्या किया 2 साल इसके लिए एलोकेट किए जो कि 8-8 बिट के होता है, टोटल 16 बिट का हो गया, ठीक है? यानी कि इसके लिए हमने जब एलोकेट की मेमोरी ये 2 बाइट की एलोकेट की, उसके बाद 2 बाइट के बाद हम 2 और आगे जाएँ तो वो 19 का एड्रेस बनता है, ठीक है? 2 और ऐड करते जाएँ क्योंकि जब हमने असेंबली डायरेक्टिव डब्ल्यू इनके डिफाइन वर्ड जब हमने यूज़ करना है, तो फिर हमने क्या करना है 2 बाइट की वैल्यू को एलोकेट करना है। तो हर दफ़ा जब भी हम 2 बाइट की वैल्यू एलोकेट करेंगे तो उसका अगले का एड्रेस 2 नंबर आगे होगा। इनिशियल 17 था, 17 के अंदर 2 ऐड करें तो 19, 19 के अंदर 2 ऐड करें तो 21 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 बी लिखा हुआ है क्योंकि 21 हेक्साडेसिमल में 1 बी होता है, ठीक है? तो ये एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में होगा और ऑप कोड भी हेक्साडेसिमल में होगा। उसके बाद फिर 21 में फिर 2 ऐड करें, 23 होगा और 23 हेक्साडेसिमल में 1 डी होता है। समझ आ गई? तो इस तरह ये हमारे पास एड्रेस जनरेट करेगा कंपाइलर इन वेरिएबल्स के लिए और ये ऑप को जनरेट करेगा और दोनों ही हेक्साडेसिमल में होंगे, ठीक है? अगर डी डब्ल्यू है तो हम लोग टू टू ऐड करते जाएंगे और इनका अगला अगला एड्रेस आता जाएगा। अगर डी बी है तो हम 1 1 ऐड करते जाएंगे इनके 17 18 19 20। लेकिन अगर हम वर्ड डिफाइन कर रहे हैं तो 2 बाइट होगा, 2 के लिए फिर हमने 2 2 ऐड करते जाना, अगले का एड्रेस आता जाएगा। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखिए जब हमने नंबर 1 वेरिएबल को यहाँ पे नंबर 1 वेरिएबल के एड्रेस को जब हमने एएक्स रजिस्टर के अंदर मूव किया, तो हमने क्या किया इसका इस सोर्स कोड का ऑप कोड जनरेट होगा और रजिस्टर का साथ में ऑप कोड जनरेट होगा। सोर्स कोड का ऑप कोड कौन-सा जनरेट होगा जो इस वेरिएबल का जो नीचे हमें ऑप कोड मिला था। अब नीचे इसका एड्रेस क्या मिला था हमें 0017, ठीक है? अब यही 0017 जो है इस की जगह यहाँ पे ऑप कोड लिखा जाएगा, ठीक है? हमें पता है कि सोर्स कोड का भी ऑप कोड जनरेट होता है और डेस्टिनेशन का भी ऑप कोड जनरेट होता है। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम मूव कर रहे हैं तो उसका ऑप कोड अलग होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखें यहाँ पे जब हम वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के वैल्यू जो है उसके एड्रेस को जब हम इस रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे तो इसका ऑप कोड A1 होगा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को मूव करते हैं उसका ऑप कोड उस रजिस्टर का ऑप कोड हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं मूव करें, कोई हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि 5 6 वगैरह, अगर वो हम इसको मूव करें तो इस रजिस्टर का फिर ऑप कोड B8 होगा, ठीक है? तो BX का BB होगा। लेकिन जब हम वेरिएबल की वैल्यू को मूव करेंगे उसके एड्रेस को मूव करेंगे तो उसका ऑप कोड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो वैल्यू हम मूव कर रहे हैं उसके एड्रेस यहाँ पे वही होगा जो नीचे हमें उसका एड्रेस मिला था। यानी नंबर 1 की जगह हमें यहाँ पे 17 मिला था तो यहाँ पे 0070 के नीचे यहाँ पे नंबर 2 का जो जनरेट हुआ था 19 था, यहाँ पे 0019, ठीक है? तो यहाँ हम इस तरह ऊपर जो है ऑप कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे उन्होंने ये बताया कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज हो गई है। पहले हमारे पास ये ऑप कोड जनरेट होता था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वेरिएबल इस्तेमाल करना शुरू किए, हमारे पास ऑप कोड बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे ऑप कोड अब वेरिएबल का ऑप कोड जाएगा और अगर वेरिएबल की वैल्यू जाएगी तो उसका रजिस्टर का भी ऑप कोड चेंज हो जाएगा। द ऑप कोड B8 इज़ यूज्ड फॉर टू मूव कांस्टेंट इनटू AX। अब ऑप कोड जो B8 इस्तेमाल होता था वो सिर्फ कांस्टेंट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं।
लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल की वैल्यू को मूव करना शुरू करेंगे तो उसका ऑपकोड A1 होगा। समझ आ गई? तो यही उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखें एक कोड उन्होंने बनाया हुआ है, अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर एक्सेसिंग यूजिंग अ सिंगल लेबल। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 नंबर को ऐड करें सिंगल लेबल को इस्तेमाल करते हुए। अब इस सिंगल लेबल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिखा है इस इन चारों असेंबली डायरेक्टिव के लिए। इन चारों में असेंबली डायरेक्टिव डिफाइन वर्ड यूज़ हो रहा है। इन चारों के लिए हमने सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे लिखा है जिसको हम नंबर 1 का नाम दिया है। यानी कि इस पहले ही वेरिएबल के को यूज़ करते हुए हम इस सारे असेंबली डायरेक्टिव की वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे इस कोड के अंदर। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखें बिल्कुल वैसे कोड जैसे कि हम नंबर 1 का वैल्यू क्या थी? num1 हमारे पास ये वेरिएबल का नाम है। अभी इस वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या थी? 5 जो कि डिफाइन वर्ड की है, 2 बाइट की है। इस वैल्यू के एड्रेस को हम इस रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर हमने इस नंबर 1 जो हमने वेरिएबल का नाम रखा था इसके अंदर हमने 2 को प्लस किया। अब 2 को प्लस करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एड्रेस इनके डिफाइन होता है ना तो उसके अंदर 2 ऐड हो रहा था ऊपर जब असेंबलर जब उसको रन करता है तो उसके जो एड्रेस जनरेट होता है ना ऑपकोड और ऑफसेट होता है, उसके अंदर हम 2 प्लस करते जाएँ तो हर एक का अगला-अगला एड्रेस आता रहता है। इसी तरह हम अगर नंबर 1 इसकी पहली वैल्यू थी, इस पहली वैल्यू के अंदर जब हम 2 ऐड करेंगे तो हम डिफाइंड वर्ड की अगली वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है? अब 2 जब इसमें जमा करेंगे तो इसका मतलब हम इस 10 को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस 10 के एड्रेस को हम BX के अंदर मूव करने के समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे देखें हम जो अब BX के अंदर किसका एड्रेस चला गया? इस 10 का, ठीक है? यानी कि पहली वैल्यू ये थी इसके अंदर हमने 2 इस वेरिएबल के अंदर जब 2 प्लस किया तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जब जब हम 4 प्लस करेंगे यानी कि 2 के अंदर फिर 2 ऐड किया तो 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 और प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे 0 को। यानी कि हमने जब एक लेबल इस्तेमाल करना है ना वेरिएबल के नाम को हम लेबल कहते हैं। जब एक ही लेबल इस्तेमाल करना है तमाम असेंबली डायरेक्टिव के लिए तो हमने पहली वैल्यू तो हमारे पास एक वैसी होगी लेकिन जब अगर दूसरी वैल्यू हमने एक्सेस करनी है तो हम +2 करेंगे, तीसरी के लिए +4, चौथी के लिए +6, 5 फिर ऐसे हम 2 ऐड करते जाएँगे जितने भी हमारे पास असेंबली डायरेक्टिव होंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने BX में जो भी एड्रेस था उसका एड्रेस जो AX रजिस्टर के अंदर एड्रेस है उसके अंदर हमें ऐड करके इसी AX के अंदर स्टोर कर देना है। फिर हमें क्या करना है नंबर 1 में 4 जमा किया। अब 2 जब हमने 2 जमा किया तो 10 को एक्सेस किया, फिर हमने जब 2 जमा किया तो 4 आया। अब नंबर 1 + 4 का मतलब है कि हम इस 15 को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस 15 के एड्रेस को हम BX के अंदर मूव करेंगे, फिर BX के अंदर जो एड्रेस है उसको हम AX के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर ऐड करेंगे और इसी रजिस्टर के अंदर हम स्टोर कर देंगे। इसी तरह अब यहाँ पे देखें AX रजिस्टर की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऐड करने के बाद जो AX के अंदर जो एड्रेस आया ना, उस एड्रेस को इस नंबर 1 + 6 के अंदर नंबर 1 + 6 क्या? जब हमने नंबर 1 + 4 किया था तो 15 को एक्सेप्ट किया था। फिर हमने जब 4 के अंदर 2 फिर प्लस किया तो हम 6 हो गया। यानी कि नंबर 1 + 6 का मतलब है कि हम इस 0 को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0 चला गया, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 0 का एड्रेस, ठीक है? अब क्या करेंगे AX की जो भी वैल्यू आई थी ऐड करने के बाद जो भी इसके अंदर एड्रेस आया था ऐड करने के बाद वो एड्रेस इस 0 के एड्रेस के अंदर मूव हो जाएगा। इस तरह हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स एक्सेसिंग यूजिंग अ सिंगल लेबल। अब यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल लेबल यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब सबसे पहले फिर हम इसके जो है वो वेरिएबल को चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल का नाम रखा है जो कि num1 है जिसको हमने कोलन से एंड किया है। अब आगे देखें हमने यहाँ पे सिर्फ एक असेंबली डायरेक्टिव यूज़ की है। यानी कि एक को यूज़ करते हुए हमने 4 वैल्यूज़ को हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक है? यानी कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें अलग से असेंबली डायरेक्टिव इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक असेंबली डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब ये किस तरह होगा कि बिल्कुल वैसे ही हम लोग वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे। इस वेरिएबल के नाम को इस्तेमाल करते हुए हम लोग
कोड के अंदर क्या करेंगे, पहली वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू को भी, तीसरी को भी और चौथी को भी। वो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही अगर हम num1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो हम इसकी 10 वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अगर हम फिर से 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और फिर हम 15 वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फिर हम 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर हम इस 0 वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे। यानी कि हम एक ही लेबल को इस्तेमाल करते हुए, एक ही हम असेंबली डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन हर वैल्यू जो है उसके लिए अलग-अलग स्टोरेज एलोकेट की जाती है, ठीक है? और हर वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे असेंबली डायरेक्टिव क्या है, डिफाइन वर्ड, तो यानी कि हर वैल्यू के लिए मेमोरी के अंदर 2 बाइट का सेल जो है वो एलोकेट किया जाएगा। इसी तरह हर वैल्यू का अलग से एड्रेस होगा और हर एड्रेस जो है वो पिछली वैल्यू से 2 का फ़र्क होगा। यानी कि अगर एक का एड्रेस 17 है तो अगले का एड्रेस में हम 2 ऐड करेंगे तो उसका एड्रेस होगा। इसलिए हम 2 ऐड करेंगे तो अगले वैल्यू का एड्रेस मिलेगा हमें। जैसे हमने पिछले कोड में किया था। हाँ, बिल्कुल वैसे हम लोग बिल्कुल वही कोड है जो हमने अभी ऊपर किया है। नंबर 1 की वैल्यू यानी कि वेरिएबल num1 का मतलब क्या है कि पहली वैल्यू क्या है 5, 5 का एड्रेस हम भेजेंगे AX रजिस्टर के अंदर। ठीक है, हम num1 के अंदर 2 प्लस करेंगे, तो 2 प्लस जब भी करेंगे तो हमारे पास ये 10 वैल्यू हम एक्सेस करेंगे। अगर 4 प्लस करेंगे तो 15 एक्सेस करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो 6 जो है वो एक्सेस करेंगे। बिल्कुल वही सेम कोड है जो हमने पीछे किया था, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमने हर वैल्यू के लिए अलग से असेंबली डायरेक्टिव लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम एक असेंबली डायरेक्टिव को भी इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू की मेमोरी के अंदर स्टोरेज अलग होगी, ठीक है? एड्रेस भी हर एक का अलग होगा। 2 ऐड करते जाएँगे तो हम अगली वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे। ये भी कोड बिल्कुल वैसे ही जो हमने अभी ऊपर किया है। ये बता रहे हैं हम लोग कि अगर हम एक ही लेबल यूज़ करेंगे और एक ही असेंबली डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, उसको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो हर वैल्यू का एड्रेस अलग होगा। हर वैल्यू क्योंकि अपनी अलग-अलग स्टोरेज लेगी मेमोरी के अंदर। हर वैल्यू जो है वो 2 बाइट की स्टोरेज लेगी, क्योंकि हम डिफाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि 2 बाइट को एलोकेट करेगा। जब असेंबली इसको रन करेगा तो असेंबली हर वैल्यू के लिए 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगी मेमोरी के अंदर, फिर हर वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करेगी। अब यहाँ पे देखिए 5 का एड्रेस यहाँ पे 19 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 0A, फिर 0F, इस तरह भी 000। यानी कि अगर हम 19 में 2 जमा करेंगे तो 21 आता है, 21 हेक्साडेसिमल में 0A होता है, फिर हम 2 जमा करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 हेक्साडेसिमल में OF होता है। इसी तरह हमें आगे जो है वो एड्रेस मिलता जाएगा, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने ही हमारे पास एड्रेसेस होंगे। उसके बाद नीचे देखें हुँ। अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मूव num1 की वैल्यू का हम इसके अंदर स्टोर करें। अब ये इल्लीगल वैल्यू है, ठीक है? यानी कि हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस में मूव नहीं करवा सकते। ये हमारे पास इल्लीगल स्टेटमेंट हो गई। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल वही कोड है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने असेंबली डायरेक्टिव डिफाइन वर्ड का यूज़ किया था, यहाँ पे हम डिफाइन बाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो डिफाइन बाइट का मतलब होता है कि हमने कितने मेमोरी एलोकेट करनी है 1 बाइट की। यानी कि हमने एक सेल 1 बाइट का सेल मेमोरी के अंदर एलोकेट करेंगे और हर वैल्यू के लिए हम अलग से अपनी वैल्यू एलोकेट करवाएँगे और उस वैल्यू का हम अपने एड्रेस के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। का सेल एलोकेट करेंगे 10 के लिए अलग, 15 के लिए अलग, फिर उनको उधर ही स्टोर करेंगे। पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे num1 लिखेंगे, यानी कि हम 5 की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने अगली वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमने क्या क्या पढ़ा था डिफाइन वर्ड में कि हमने +2 करना है, क्योंकि वहाँ पे 2 बाइट की वैल्यू लेता था, 2 सेल एलोकेट किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही सेल एलोकेट किया जाता है, तो यहाँ पे आप +1 करेंगे, ठीक है? यानी कि एक वैल्यू के आगे एक वैल्यू में अगर हम +1 करेंगे तो हमें अगली वैल्यू मिलेगी, इस तरह फिर +1 करेंगे तो हमें अगली वैल्यू मिलेगी। यानी कि num1 में अगर हम +1 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, +2 करेंगे तो 15 मिलेगा, +3 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है? असेंबली डायरेक्टिव डिफाइन बाइट यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम 2 प्लस करते हैं, क्योंकि वो 2 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर हर वैल्यू। तो यहाँ पे हम डिफाइन बाइट यूज़ करें जो कि 1 बाइट लेता है हर मेमोरी के अंदर हर वैल्यू के लिए। तो इसलिए इनमें हम +1 करेंगे।
मेमोरीज के अंदर स्टोर होती है। एक बाइट वाले सेल के अंदर हर वैल्यू अलग-अलग से सेपरेटली स्टोर होगी। जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो क्या करेगा कि 1 बाइट की हर वैल्यू के लिए 1 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा और उस वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करेगा। जा रहे हैं। अब हम रजिस्टर को 2 तरह से एड्रेस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट हो सकता है, यानी कि एड्रेस मोड हम 2 तरह से यहाँ पे देखने लगे हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड रजिस्टर के अंदर स्टोर है, एएक्स के अंदर जो स्टोर है, उसको हम मूव करने जा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसके एड्रेस में। यानी कि ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो हम मतलब कि इस वैल्यू के एड्रेस की बात करेंगे। 1756 इसके अंदर वैल्यू है। इस वैल्यू के एड्रेस के अंदर हम जो एएक्स के अंदर वैल्यू है इस रजिस्टर के अंदर, उस वैल्यू को हम इसके एड्रेस के अंदर मूव करेंगे। ठीक है? यानी कि डायरेक्ट मोड के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी रजिस्टर के हम वैल्यू को किसी भी वैल्यू के एड्रेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है? कोई हमें वैल्यू दी जाती है, उस वैल्यू को मेमोरी में जहाँ भी एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर मूव की जाएगी। इसी तरह एएल यानी कि ये हम एक्यूमुलेटर लो यूज़ कर रहे हैं। ये जनरल रजिस्टर का जो है वो हमें पता है कि उसके सब रजिस्टर होते हैं। हर जनरल रजिस्टर का जैसे कि एक्यूमुलेटर एक्सटेंडेड के 2 सब रजिस्टर होते हैं जो कि 8-8 बाइट के होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेटर लो, एक एक्यूमुलेटर हाई। ठीक है? दोनों 8-8 बिट के होते हैं। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास होल रजिस्टर होगा जो कि 16 बिट का होगा, जो कि एक जनरल रजिस्टर होगा जो कि एएक्स होगा, ये 16 बिट का होगा। ये इसका सब रजिस्टर है जो कि 8 बिट का होगा। अब इंटरप्ट में क्या करते हैं, हम किसी भी रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको किसी दूसरे रजिस्टर के एड्रेस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम वैल्यू के एड्रेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम रजिस्टर के एड्रेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक कोड है जो कि हम इंडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ करते हुए हम नंबर्स को 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले देखें num1 की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे हमने num1 की जो पहली वैल्यू क्या है 5, 5 का हम मूव कर रहे हैं बीएक्स रजिस्टर के अंदर। इसी तरह बीएक्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू गई है 5 गई है, उस 5 के एड्रेस को हम एएक्स रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 2 जो है, 2 को हम एएक्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है, बीएक्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम एक इनडायरेक्ट मोड यूज़ कर रही, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में क्या देखा था हमने कि किसी भी रजिस्टर के एड्रेस के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए हमने एक इनडायरेक्ट मोड इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, और डायरेक्ट मोड में हम क्या करते हैं किसी वैल्यू के एड्रेस की हम बात कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट में हम रजिस्टर के एड्रेस की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें बीएक्स के अंदर जो वैल्यू है उसके एड्रेस को हम एएक्स के अंदर मूव करेंगे। फिर 2 को हम बीएक्स के अंदर ऐड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे बीएक्स रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उसको एएक्स रजिस्टर के अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करने हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम इंटरैक्ट मोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरैक्ट यानी कि जिसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर हम रजिस्टर लिखते हैं और उस रजिस्टर का एड्रेस की बात कर रहे होते हैं। ये होता है इंटरैक्ट। अब यहाँ पे देखें इस कोड में मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। ये सारा वही कोड है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, सारा कुछ वही वेरिएबल इस्तेमाल करना है। असेंबली ट्रैक्टिंग इस्तेमाल करना है, वे उनको सारी वैल्यूज़ को हमने एक ही असेंबली ट्रैक्टिंग के अंदर डिफाइंड बाइट के अंदर हमने एलोकेट करके स्टोर किया हुआ है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने एक सिर्फ एक यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये L1 कहाँ से आया है? L1 कोलन। अब इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एक लेबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है? अब लेबल हम किसी भी स्टेटमेंट से पहले हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करेंगे? कि जब भी हमने कोई जंप की स्टेटमेंट लगानी होती है ना, तो हम इस लेबल को यूज़ करते हैं। यानी कि अब ये जंप नोट 0 जो है वो हम आगे पढ़ेंगे जाके, सारी डिटेल्स है, ठीक है? सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब यहाँ पे देखिए लेबल हमने ये यूज़ किया हुआ है L1, इसका मतलब है कि यहाँ इस स्टेटमेंट को देखिए JNE का मतलब जंप नोट 0, ठीक है? हम क्या करेंगे जंप नोट 0 मतलब कि x की, तो क्या होगा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो इस
स्टेटमेंट के ऊपर जाके मूव कर दो, जंप कर दो, ठीक है। तो ये मतलब होता है कि स्टेटमेंट जंप की लिखी है, उसके आगे हम उस लेबल का नाम लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जंप करेंगे डायरेक्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर जहाँ पे हम ये लेबल यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती सी एक्स के वन के, तो हम क्या करेंगे, इस दोबारा इसके ऊपर इसी जहाँ पे ये लेबल लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में दोबारा आ जाएंगे और दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो एक लूप चल रहा होता है, हम आगे जाके कंडीशनिंग सारा कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल से, इनके अलग चैप्टर है। तो लेबल इससे इस्तेमाल होता है यहाँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें लास्ट टॉपिक हमारा एड्रेसिंग मोड समरी। इंटेल के अंदर जो हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं 88, इसके अंदर टोटल 7 मोड होते हैं मेमोरी एक्सेस के। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ का कुछ बात बता दूँ कि बी एक्स इज़ अलाउड टू होल्ड एन एड्रेस बट बी एल और बी एच आर नोट। अब ये देखें, बी एक्स हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर जो हमने पढ़ा था, ठीक है। वी एक्स यानी कि बेस एक्सटेंडेड। अब इसके दो सब रजिस्टर होते हैं, तो इसको दो समरी डिवाइड किया होता है, एक इसका बेस लो होता है, एक इसका बेस हाई होता है, दोनों 8 बिट के होते हैं। जब दोनों को प्लस किया जाता है तो 16 बिट का एक हमारे पास बी एक्स रजिस्टर मिलता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बी एक्स के अंदर किसी भी एड्रेस को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके सब रजिस्टर के अंदर नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग-अलग होते हैं 8-8 बिट के। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना कि हम बीएक्स के अंदर ही एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। बेस लो और बेस हाई के अंदर हम एड्रेसेस को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि एडिट करती हैं अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे कोड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपने ये देख लिया कि हम बीएक्स के अंदर एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके सब रजिस्टर के अंदर नहीं कर सकते। दूसरी ये देखें, बीएक्स यानी कि बेस एक्सटेंडेड के को माइनस हम नहीं कर सकते स्टैक इंडेक्स से, ठीक है। स्टैक इंडेक्स को हम बीएक्स के अंदर से माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है कि हम एडिशन कर सकते हैं बेस रजिस्टर की और इंडेक्स रजिस्टर की, ठीक है। सिर्फ प्लस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑपरेशन के साथ नहीं कर सकते, ना ही माइनस कर सकते, ना ही डिवीजन, ना ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेस सेगमेंट के अंदर प्लस हम नहीं कर सकते बेस पॉइंटर को। इसी तरह स्टैक इंडेक्स के अंदर हम डेटा इंडेक्स को प्लस नहीं कर सकते, ये डिसअलाउड है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो ये आप एमसीक्यू के लिए देख लेना, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 मोड होते हैं मेमोरी एक्सेस के अंदर। पहला हमारे पास डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, डायरेक्ट मोड के अंदर हम रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम वैल्यू के कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी उसके एड्रेस के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस सॉरी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू के एड्रेस के अंदर हम उस रजिस्टर की वैल्यू को मूव करेंगे। इसी तरह इंटरैक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे वैल्यू नहीं यूज़ करते, हम यहाँ कोई एड्रेस यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे कोई रजिस्टर यूज़ करते हैं, उस रजिस्टर के एड्रेस के अंदर हम मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू को हम बी एक्स रजिस्टर के एड्रेस के अंदर मूव करेंगे, यहाँ पे वैल्यू के एड्रेस के अंदर, यहाँ पे रजिस्टर के एड्रेस के अंदर। तो ये डायरेक्ट और इंटरैक्ट में फ़र्क है। उसके बाद इंडेक्स्ड रजिस्टर इंटरैक्ट क्या है, यानी कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को स्टैक इंडेक्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम इंडेक्स रजिस्टर जितने भी होते हैं ना, उनके एड्रेस के अंदर हम मूव कर सकते हैं रजिस्टर की वैल्यू को, ठीक है। इसी तरह बेस रजिस्टर इंडेक्स प्लस ऑफसेट, यहाँ पे साथ हम ऑफसेट भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्ड है, साथ हमने 300 ऑफसेट जमा किया। इन दोनों को जमा करने के बाद जो एड्रेस होगा ना, उस एड्रेस के अंदर हम इस एक्स रजिस्टर की वैल्यू को मूव करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हम अ, अभी हमने क्या देखा, बेस रजिस्टर। अभी हम देखें इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हमने इंटरैक्ट के अंदर ऑफसेट को ऐड करना है। वहाँ पे हमारे पास बेस रजिस्टर था, बेस एक्सटेंडेड। यहाँ पे हमारे पास स्टैक इंडेक्स है, यानी कि स्टैक इंडेक्स के अंदर हम ऑफसेट को ऐड करने के बाद जो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस के अंदर हम एक्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसको मूव करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो एड्रेस आएगा उसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए बेस प्लस इंडेक्स, यानी कि एक हमारे पास बेस रजिस्टर होगा, दूसरा हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर होगा। बेस एक्सटेंडेड रजिस्टर प्लस स्टैक इंडेक्स रजिस्टर, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर के एड्रेस के अंदर इस एक्स रजिस्टर की वैल्यू को मूव करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे
बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। अब हम तीनों यूज़ करेंगे, बेस रजिस्टर भी यूज़ करेंगे, उसके अंदर ऐड हम स्टैक यानी कि बेस एक्सटेंडेड के अंदर हमने जमा किया स्टैक इंडेक्स रजिस्टर को, उसके अंदर हमने जमा किया ऑफसेट को, ठीक है। इन तीनों को जमा करने के बाद जो एड्रेस होगा उस एड्रेस के अंदर हम AX को मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।